गुड मॉर्निंग डियर स्टेयराइट्स। आज मैं आपको नव भारती का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। वैसे तो हम कितनी बार बस में यात्रा करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे अनुभव होते हैं जो शेयर करने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसी ही एक हास्य कथा लेखक ने लिखी है, जिसमें बताया गया है कि कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि दुख के बीच भी हास्य के क्षण उभर आते हैं, अर्थात दुख में भी हंसी आने लगती है। ये क्षण हमारे लिए अनमोल होते हैं। इन्हें जितनी बार याद करें, उतनी ही बार हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस पाठ में लेखक एक ऐसा ही हंसी भरा अनुभव आपके साथ बांटना चाहते हैं। इसकी कहानी इस प्रकार है। लेखक अपने से शुरू करता है कि हम 5 मित्रों ने तय किया, इसका मीन्स निश्चित किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ये जगह के नाम है पन्ना सतना, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। जबलपुर भी एक स्थान है जहाँ के लिए ट्रेन जाती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को तो सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। काम पर हाजिर होना था, इसका मतलब सुबह को काम पर फिर से जाना था, अपनी ड्यूटी पर जाना था, इसलिए रात को ही लौट आना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, अर्थात यात्रा नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? ऐसी बात तो नहीं है। थोड़ी बस अनोखी है, यानी कि बस थोड़ी अजीब है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। यहाँ श्रद्धा उमड़ पड़ी से मतलब है कि हमारा सिर श्रद्धा से झुक गया। खूब वयोवृद्ध थी, अर्थात बस बहुत पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी कि उस पर जैसे एक्सीडेंट के निशान पड़ जाते हैं, चोट फोट के निशान पड़ जाते हैं, इसी तरह उस बस पर तरह तरह के निशान पड़े हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, अर्थात ये पुरानी या बूढ़ी बस को कष्ट होगा, इसलिए लोग इस बस से सफ़र नहीं करना चाहते थे। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, यानी कि हिस्सेदार का मतलब होता है कि जिसने अपना पैसा लगाया होता है। आधा पैसा हिस्सेदार का था और आधा कंपनी के मालिक का था। तो बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, यानी कि अंशधारी भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वे बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी हाँ, और कैसे चलेगी? वे तपाक से बोले। वे मतलब जो हिस्सेदारी थे, वो तपाक से बोले कि हाँ, क्यों नहीं चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतनी पुरानी बस है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पता नहीं कैसे चलेगी, चल पाएगी भी या नहीं, खड़ी रहती है। तो लेखक को बड़ा गजब लग रहा था ये। हम आगा पीछा करने लगे, अर्थात हम अच्छा बुरा कहने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, यानी कि बहुत पुरानी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय यानी कि भरोसा करने लायक। यह बस बहुत पुरानी है और भरोसा करने लायक है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जैसे माँ अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार करती है, ऐसे ही यह बड़ी बूढ़ी बस, बहुत पुरानी बस
हमें अपने बेटे की तरह प्यार से लेकर हमें चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा ले रहे हों। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं यह बस पहुंच पाएगी अथवा नहीं, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे हमें अंतिम विदाई दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थीं कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर। रंक मीन्स गरीब, चाहे राजा हो या गरीब हो, चाहे फकीर हो, जो इस पृथ्वी पर आया है उसको जाना है, जाना तो है ही। इसलिए आप इस बस से जा रहे हो तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि अंतिम विदाई हो रही है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, इस लोक से परलोक जाने के लिए कोई ना कोई निमित्त तो होना ही चाहिए, कारण तो होना ही चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि किसी न किसी बहाने से ही काम होता है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, यानी शुरू हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। हम इंजन के भीतर बैठे हैं, हम इंजन के अंदर बैठे हैं। कभी कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था, यानी कि बस इतनी पुरानी थी कि सारे शीशे टूट गए थे और जो टूटे हुए शीशे थे उनसे हमें बच के बैठना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त यह अवश्य जवान रही होगी। गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, तो यानी ये इतनी पुरानी बस है, अब है 2020, तो पूरे 1000 ईयर पहले जैसी लग रही थी बस, तो समझ लीजिए उस समय यह जवान होगी। उसे प्रशिक्षण मिल चुका था, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कि मिलकर साथ काम नहीं कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। बॉडी होता है जो वाहन का चारों तरफ का ढांचा, उसको कहते हैं बॉडी। तो बॉडी का सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यानी कि सीट और बॉडी दोनों आपस में मिल गए। मील कहते हैं 1760 गज की दूरी, यानी कि 1760 गज की दूरी को कहते हैं मील, एक मील। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में पेट्रोल भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था, यहाँ लेखक अपने लिए कह रहा है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। रफ्तार कहते हैं चाल या गति। बस की चाल 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, अर्थात विश्वास नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। स्टीयरिंग मीन्स दिशा बदलने का जो पहिया नुमा यंत्र होता है, जिसके सामने ड्राइवर बैठता है और उस पहिए को घुमाता है, कभी बस को बाएं करता है, कभी बस को दाएं करता है। तो इस जो ये दिशा घुमाने का गोल पहिया है, इसको कहते हैं स्टीयरिंग। स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे।
मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे टकरा जाएगी और यह बस के ऊपर गिर जाएगा। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता, यानी कि उसकी प्रतीक्षा करता कि अब दूसरा पेड़ आएगा तो कहीं ये बस उससे ना टकरा जाए और ये पेड़ बस पर न गिर जाए। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, यानी कि उसमें डुबकी मार लेगी। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, यानी कि उपाय किए, चालें चली कि परंतु वह बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बस तो नहीं तो बिल्कुल सही है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी में यानी कि चांदनी बहुत धीमी थी, चंदा की रोशनी बहुत धीमी धीमी थी और ऐसी रोशनी में वो बस बड़ी असहाय सी लग रही थी, बड़ी बुरी हालत में लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, जैसे कोई बड़ी बूढ़ी औरत थक गई हो और पेड़ के नीचे बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, मतलब हमें बहुत दुख हो रहा था कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। इस बेचारी बूढ़ी बस के ऊपर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत मीन्स मृत्यु, यदि इसकी मृत्यु हो गई तो हम इस बियाबान जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान कहते हैं जंगल को, और अंत्येष्टि करते हैं मरने के बाद जो अंतिम कर्मकांड किया जाता है उसे कहते हैं अंत्येष्टि। तो इस बियाबान जंगल में इसकी अंत्येष्टि भी करनी पड़ेगी अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी कि यह मर गई। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ क्षण सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, एक एक करके, यानी कि उसकी सब चीज़ें खराब हो गई। बस की लाइट भी खराब हो गई, अब उसको दिखना भी बंद हो गया। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, जैसे धीरे धीरे कोई कीड़ा रेंगता है, इस तरह चांदनी को देखकर वह रास्ते पर चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो यह उम्र नहीं रही, अर्थात मैं अब तेज नहीं चल सकती, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे। पुलिया होती है नदी के ऊपर बना हुआ छोटा सा पुल, उसको कहते हैं पुलिया। तो एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। बस बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर रफ्तार में होती, यानी कि बस की चाल तेज होती, तो उछलकर नदी में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, यानी कि उसको बड़े गौर से देखा, बड़े आदर के साथ देखा कि कितने महान हैं ये व्यक्ति, इनकी बस है और यही इतनी बढ़िया बस को ले जा रही हैं। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे हैं, अर्थात उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं है और ऐसी बस में सफ़र कर रहे हैं जिसके टायर भी खराब हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी कि त्याग करने की, कुछ देने की ऐसी भावना बड़ी मुश्किल होती है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इतना साहसी व्यक्ति है तो इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नदी में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहीं पसारे उसका इंतज़ार करते, यानी कि उसकी प्रतीक्षा करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है। यहाँ महान आदमी उसी हिस्सेदार को कहा जा रहा है जो बस की हालत को जानते हुए भी उसी बस में सफ़र कर रहा था। तो देवता भी कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला।
दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर से चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, अर्थात भगवान के घर चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी मंजिल नहीं है, इस बस की मंजिल इस पृथ्वी पर नहीं है, भगवान के घर जाकर ही इसकी मंजिल पूरी होगी। अर्थात अब तो हमें सीधे यहाँ से भगवान के घर ही जाना है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की छत पर घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान मीन्स तसल्ली। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया, यानी कि हम पांचों मित्र हंसी मजाक करने लगे। इसका मूल्य यह है कि जीवन के हर पल का आनंद लेना, निराश न होना। हमें मुश्किलों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, उन पलों में भी आनंद लेते हुए निराश नहीं होना चाहिए। यह पाठ अब यहीं पर समाप्त होता है। इसका क्लास वर्क और होमवर्क PDF के थ्रू आपके पास आ जाएगा। आप अपना पूरा काम कंप्लीट करके रख लेना। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।